प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। इसमें कल तक मैंने आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा मटर के पादप का चयन, मेंडलवाद की पुनर्खोजकर्ता आदि के बारे में जानकारी प्रदान की थी। आज मैं आपको मेंडल के द्वारा किए गए वंशागति के नियमों को समझने के लिए उन्होंने कुछ तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें हम आनुवंशिक शब्दावली के नाम से जानते हैं, की जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। इसमें भी मैं आपको 2 पॉइंट उपलब्ध करा चुका हूँ, जीव और युग्म विकल्पी। जीव किसे कहते हैं, ये परिभाषा मैं आपको कल दे चुका हूँ कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं। मेंडलवाद के उपयोग में लिए गए ये कारक, ये फैक्टर होते हैं। इन सबको सबसे पहले जॉनसन ने जीन नाम दिया था। ये परिभाषा मैं आपको कल लिखा चुका हूँ। युग्म विकल्पी का तात्पर्य होता है कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीव के दो जो विपर्यासी स्वरूप हैं, उन्हीं को हम युग्म विकल्पी कहते हैं। ये परिभाषा में लिख चुका हूँ कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीव के दो विपर्यासी स्वरूपों को ही हम युग्म विकल्पी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक की बात मैंने आपको कल बता दी थी। आज मैं आपको समयुग्मजी से पढ़ाना चाह रहा हूँ। समयुग्मजी, देखिए समयुग्मजी का मतलब क्या होता है। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीव के, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीव के, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीव के दोनों युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी एक समान और उसे समयुग्मजी कहते हैं। उस नाम से जानते हैं समयुग्मजी। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीव के दोनों युग्म माने जोड़ा, विकल्पी, युग्म विकल्पी जुड़े हुए जुड़े एक समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले लें कि शुद्ध लंबे कैपिटल डबल दोनों समान, शुद्ध मोड़े स्मॉल डबल विषम युग्मजी का तात्पर्य है कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीव के दोनों युग्म विकल्पी, दोनों विकल्पी कैसे हो, असमान हो, तो उन्हें विषम युग्मजी कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल करो लंबे पौधे कैपिटल टी और लंबे पौधे जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब आपको समझ में आ गया होगा नियंत्रित करने वाले नियम के दोनों युग्म विकल्प की है समान है, ये कैपिटल टी है ये स्मॉल टी, यानी प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण कैसे मान लो अपने पौधे कैपिटल स्मॉल टी, इसको युग्म विकल्प के दोनों का समान होना क्या कहलाया है, विषम युग्मजी कहला रहा है। अब आप आगे देखिए लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप किसी सजीव की बाह्य प्रकृति, किसी सजीव की बाह्य प्रकृति यानी बाह्य बाहर से देखे जाने योग्य लक्षण, बाह्य देखे जाने वाले लक्षण, बाहर से देखे जाने वाले लक्षण यानी किसी सजीव की बाह्य प्रकृति को ही क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। बाह्य प्रकृति को क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप के नाम से जानते हैं। जैसे हम लंबे पौधे लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लंबे पौधे। अब लंबे पर के पौधे में हम देख रहे हैं ये बाह्य प्रकृति के लक्षण हो गए, इसको हम समयुग्मजी भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, समयुग्मजी कह सकते हैं। समयुग्मजी बाह्य प्रकृति होगी, बाह्य से दिखाई दिया है, और इसी लंबे पर के पौधे में हम लोग एक कैपिटल एक स्मॉल ले लिया हमने, तो ये हो गया विषम युग्मजी। समयुग्मजी और विषम युग्मजी, समयुग्मजी हो गया और ये विषम युग्मजी हो गया। लेकिन लक्षण बाहर से लंबे पर के पौधे है ना, तो बाह्य प्रकृति क्या हो गई इसकी, बाहर से दिखने वाले लक्षण लंबे पर का लक्षण, लंबे पौधे हो गए, ये इसकी क्या है, ये इसकी बाह्य प्रकृति है, बाहर से दिखाई दे रहे हैं, पादप कैसा है, लंबा है। लेकिन इस लक्षण को क्या कहेंगे, चाहे वो समयुग्मजी हो, जी ने प्रारूप उसका, या चाहे वो विषम युग्मजी हो, परंतु बाह्य इसलिए बाह्य प्रकृति में आएगा, बाहर से देखे जाने वाले लक्षण में आएगा, इसलिए इसको लक्षण प्रारूप के नाम से जानते हैं। इसी का पॉइंट नंबर 2 है जी प्रारूप। देखिए जीन प्रारूप का मतलब होता है जीन संरचना, जिसको हम आनुवंशिक रचना के नाम से जानते हैं कि किसी सजीव की आनुवंशिक रचना, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को हम किस नाम से जानते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को हम क्या कहते हैं, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को हम जीन प्रारूप के नाम से जानते हैं। जैसे सुदिया समयुग्मजी लंबा कैपिटल डबल टी, असुदिया विषम युग्मजी लंबा। एग्जाम्पल जैसे शुद्ध या समयुग्मजी
शुद्ध या संयुग्मन और अशुद्ध या विषम युग्मन तो ये इसकी कौन सी संरचना हुई? जी की संरचना हुई। ये इसकी कौन सी संरचना हुई है? जी की संरचना हुई। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना कोई हम जीन प्रारूप के नाम से जानते हैं। जैसे आपके सामने जीन प्रारूप का शुद्ध या संयुग्मन लंबा कैपिटल डबल टी और अशुद्ध या विषम युग्मन लंबा में कैपिटल स्मॉल लिखा गया है। शुद्ध या विषम युग्मन लंबे हैं। यहाँ पर ये उत्पादन कैसे बनते हैं और ये उत्पादन कैसे हैं? बाह्य प्रकृति लक्षण तो समापन हो गया, तो जीनी जो प्रारूप है उस दोनों में क्या आ गया है? अंतर आ गया है। यह आपका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप हो गया। अब आप आ जाइए इससे आगे। प्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण के बारे में कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर लेते हों, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हों, क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि संतान उत्पत्ति में माता और पिता दोनों की समान भूमिका होती है, दोनों का समान योगदान होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जैसे 46 होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको एक कि मनुष्य में जैसे गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, उसमें से 22 जोड़े दोनों कपल से आते हैं। एक जो लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष से XY और माता से XX होता है, एक होता है। 46 गुणसूत्र मिलकर के और दोनों की संरचना का निर्माण करते हैं। अर्थात दोनों की समान भागीदारी है, 50% नर की और 50% मादा की भागीदारी होती है, तब जाकर के एक शिशु का जन्म। जैसे कोई भी पादप मान लो, किसी प्रकार से मान लीजिए, किसी भी सजीव को मान लीजिए जो जनन क्रिया करता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सब में समान भागीदारी है। लेकिन कुछ एक में क्या होता है, संतान में पिता के अनुरूप हो जाती है, माता के लक्षण है ना दिखाई नहीं देते। तो नहीं दिखाई देने वाले लक्षण तो प्रभावी लक्षण, और जो दिखाई दे रहे हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अगर संतान पिता के अनुरूप होती है तो प्रभावी लक्षण पिता की, और संतान अगर मान लीजिए माता के अनुरूप होते हैं तो प्रभावी लक्षण माता के होते हैं। जब प्रभावी लक्षण माता के होते हैं तो प्रभावी लक्षण पिता के होते हैं। जब पिता के लक्षण प्रभावी होते हैं तो माता के लक्षण प्रभावी होते हैं। अर्थात यहाँ प्रभावी लक्षण से तात्पर्य हो गया कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, दिखा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। क्या कहलाते हैं? हम क्या कहते हैं? हम इन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसी के बिल्कुल अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण किसे ने? अप्रभावी लक्षण का तात्पर्य हो गया कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं,
या अगर नहीं करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते वह लक्षण जो अपने आप को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते क्या कहलाते हैं वो, उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। एक संकर संकरण एक संकर संकरण से क्या तात्पर्य है? एक संकर संकरण से तात्पर्य है कि संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता हो वह संकरण, वह क्रॉस जिसमें केवल वह क्रॉस जिसमें केवल लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वह क्रॉस या संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण कहते हैं कि वह क्रॉस या संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता हो एक संकर संकरण कहलाता है। अब इसी प्रकार से परिभाषा को बदल दीजिए आप, द्विसंकर संकरण में क्या हो जाएगा कि वह क्रॉस जिसमें केवल दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता हो द्विसंकर संकरण कहलाता है। उसी प्रकार से त्रिसंकर संकरण कि वह क्रॉस या संकरण जिसमें केवल तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिसंकर संकरण के नाम से जानते हैं। इसी में बदल लो कि यहाँ पर आप कर दोगे क्या संकर संकरण वह क्रॉस जिसमें केवल दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, द्विसंकर संकरण के नाम से जानते हैं। यानी दो एक साथ दो लक्षणों की वंशागति करते हैं, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते, जैसे कोई अपन ने ले लिया सब बीज की आकृति, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। द्विसंकर संकरण में हमने बीज की आकृति और बीज के रंग का या फूल के रंग का और फली की आकृति का दो लक्षणों को एक साथ लेकर के चले। कितने लक्षणों को लेकर के चले एक साथ? दो लक्षणों को एक साथ लेकर के चले तो द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। वह क्रॉस जिसमें केवल दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसी परिभाषा में आगे दिख रहा होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आप त्रिसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण किसे कहते हैं? वह क्रॉस या वह संकरण जिसमें केवल तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है उसे? हम उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। एक साथ तीनों लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा एक साथ, इसमें ये केवल पढ़ाने शब्दों इसमें एक साथ नहीं, एक साथ तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम इस नाम से जानते हैं। ये की जगह त्रिसंकर संकरण कहते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? त्रिसंकर संकरण के नाम से जानते हैं। त्रिसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण में वह क्रॉस या संकरण जिसमें एक साथ तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिसंकर संकरण कहते हैं। और बहुसंकर संकरण क्या है कि वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता हो, जिसमें वह क्रॉस
जिसमें एक साथ कई लक्षण होते हैं, तीन को सबको हटा देंगे यहाँ से और उसकी जगह मिलेंगे कई कि बैटरी की जगह यहाँ पे बहुसंकर संकरण के नाम से जानते हैं। हम क्या कर देंगे, बहुसंकर संकरण। पहले क्रॉस संकरण जिसमें एक साथ कई लक्षणों की संगति किया जाता है उसे हम त्रिशब्द को हटा दो और इसी तरीके से लिखेंगे बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण कहते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, बहुसंकर संकरण के नाम से। ये हो गया आपका बहुसंकर संकरण। अब आप देखिए कई लक्षणों का एक साथ अध्ययन हो गया, बहुसंकर संकरण। तीन लक्षणों का एक साथ अध्ययन तो त्रिसंकर संकरण, दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन तो द्विसंकर संकरण, और एक लक्षण की संगति का अध्ययन किया जाता है तो एक संकर संकरण के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद टेस्ट संकरण और बैक क्रॉस, ये इस साल की जो परीक्षा थी, इस साल की परीक्षा में खंड 6 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था 2+2, यानी टेस्ट क्रॉस इसे कहते हैं, बैंक क्रॉस इसे कहते हैं। उदाहरण से समझाइए, आपके 6 खंड में सत्र 19-20 के मार्च में जो एग्जाम लगी थी उसमें ये प्रश्न आया था, और 4 नंबर का पार्ट होने के कारण आगे आने वाले समय में भी 23वें नंबर पे या 6 खंड में ये 4 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट से बन करके आएगा। अब मैं आपको परीक्षण संकरण की बनाएंगे। परीक्षण संकरण, देखो परीक्षण संकरण में क्या होता है कि वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कर दिया जाए, क्या लिख देंगे, वह क्रॉस जिसमें वह क्रॉस जिसमें F1PD का जीनोटाइप जानने के लिए F1PD का जीनोटाइप जानने के लिए, वह क्रॉस जिसमें F1PD का जीनोटाइप जानने के लिए इसका संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक से करवा दिया जाता है। अप्रभावी लक्षण वाले जनक से करवा दिया जाता है। क्या कहलाता है वो, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। कि वह संकरण से F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक से किया जाता है, क्या कहलाएगा, परीक्षण संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परीक्षण संकरण क्या कहलाता है, परीक्षण संकरण के नाम से जानता है। अब मैं आपको इसका परीक्षण संकरण का एक उदाहरण दे सकता हूं यहाँ, परंतु ये आपके पृथक्करण नियम उसमें अपने आप ही परीक्षण संकरण में आदि पॉइंट के नाम से आ जाएंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम इसमें आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इसको उचित नहीं समझता और इतना ही करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है हमारा संकर पूर्व संकरण। ये पारिभाषिक जो आनुपातिक शब्दावली है इसके आधार पर, नहीं तो मैं इसको यहाँ भी समझा सकता हूँ। इंडेक्स बना करके मैं आपका परीक्षण संकरण और टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों करवा देता हूँ, परंतु इसे मैं आगे वाले पॉइंट में लूंगा जहां पर आपका आएगा। अब देखिए, अब संकर पूर्व संकरण, वह संकरण जिसमें F1PD का वह क्रॉस जिसमें
F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी का किसके साथ करवाते हैं? संकरण दोनों जनकों के। F1 पीढ़ी का संकरण किससे? दोनों जनकों में से किसी भी एक जनक के साथ किया जाता है। F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक, दोनों जनकों में से किसी भी एक जनक के साथ किसी भी एक जनक के साथ कर दिया जाता है उसे हम संकरण संकरण या बैकग्राउंड उसे संकट उसे हम संकट बैकग्राउंड उसे हम संकट पूर्व संकरण के नाम से जानते हैं। संकट पूर्व संकरण का नाम। इसे भी मैं बता सकता हूँ कि प्रभावी और अप्रभावी कोई सा ले लो, प्रभावी जनक लेंगे तो उसके साथ क्या होकर के आएगा, सभी इस तरह के हो जाएंगे। अप्रभावी ले लेंगे तो अप्रभावी में भी हमारे सामने जीन अनुपात बदल जाएगा, लक्षण अनुपात वो कम हो जाता है। ये उदाहरण मैं आपको दोनों का आगे जो पॉइंट आएगा उसको दूंगा। अब उसके बाद में आप आ जाइए व्युत्क्रम क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस देखिए व्युत्क्रम क्रॉस में क्या होता है। व्युत्क्रम क्रॉस के अंदर क्या होता है कि वह संकरण जिसमें ए पादप को नर मान ले, बी पादप को मादा मान ले और क्या करा दे, संकरण करा दे। फिर उसी ही पादपों को, जो ए पादप को नर माना था उसे दूसरे संकरण में उसे तो मादा मान ले, और जिस पादप को मादा माना था उसे नर मान ले। इस रूप में प्रयुक्त करें तो ऐसा संकरण व्युत्क्रम संकरण के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे कि वह संकरण जिसमें ए पादप को यहाँ कहते हैं डबल टी, ए पादप को नर मानते हैं, वो नर तथा बी पादप को क्या मानेंगे, स्मॉल डबल टी को मादा मान ले, तो मादा मानकर संकरण करें तथा दूसरे संकरण में ए पादप को मादा तथा बी पादप को नर मान करके किए जाने वाला संकरण व्युत्क्रम क्रॉस कहलाता है।
क्या कहलाता है? व्युत्क्रम क्रॉस कहलाता है। इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम क्रॉस कहलाता। जनक पीढ़ी किसे कहते हैं? ये है एक बार लिख लेते हैं, इसको लिखो तक मैं लिख देता हूँ यहाँ जनक। वैसे तो जनक माने माता पिता होता है जिनसे संतति की उत्पत्ति होती है, उसे जनक पीढ़ी के नाम से जानते हैं। देखिए जनक पीढ़ी जैसे इसमें द्विपादक मादा और एक पादक नर, ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाएंगे? जनक पीढ़ी कहलाती है। तो संतति प्राप्त करने के लिए, संतति का मतलब होता है संतान, संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है, जिन्हें पौधों में संकरण करवाया जाता है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, जनक पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। अर्थात जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने वाले जिन पौधों को आपस में संकरण करवाया जाता है उन्हें हम जनक पीढ़ी के नाम से जानते हैं। संतति प्राप्त करने वाले जिन पौधों में आपस में संकरण करवाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है F1 पीढ़ी, फर्स्ट F1 पीढ़ी के बारे में लिखेंगे हम कि जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, यानी जो जनकों से प्राप्त हो, जनकों के संकरण से प्राप्त, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम क्या संतति, जैसे उदाहरण ले लें जनक ये और ये आपस में क्रॉस करते हैं, ये जो प्राप्त हो गया हमारे सामने, ये क्या है? ये प्रथम पीढ़ी, इसको हम F1 पीढ़ी के नाम से, इस नाम से जानेंगे इसे हम F1 पीढ़ी के नाम से जानते हैं। और F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को अब इनके संकरण से जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये F1 पीढ़ी इनमें यदि आपस में क्रॉस करवाया है ये प्राप्त हो गई, इससे और इसका क्रॉस हुआ ये हमारे सामने ये प्राप्त हो गया, इससे इसका क्रॉस कराएंगे हमारे सामने ये प्राप्त हो गया, और इससे इससे क्रॉस कराएंगे हमारे सामने ये प्राप्त, यानी ये जो आए हैं हमारे सामने ये जनक, ये जनक जनक से प्राप्त प्रथम पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी से क्रॉस करवाया आपस में, जनक पीढ़ी में क्रॉस करवाया तो ये हमारे F1 पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति हुई उसको हमने क्रॉस कराया, ये हमारी संतति पीढ़ी कौन सी प्राप्त हो गई? F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई है। तो लिखेंगे F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को
पीढ़ी से प्राप्त संपत्ति को पीढ़ी से प्राप्त संपत्ति को किस नाम से जानते हैं? एप्पल पीढ़ी के संकरण से प्राप्त एप्पल पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संपत्ति को पीढ़ी के नाम से जानते हैं। से प्राप्त संपत्ति को पीढ़ी के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पीडीएफ कहते हैं। एक संकर अनुपात क्या है? एक संकर अनुपात का मतलब देखिए कि एक संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक संकर अनुपात के नाम से, एक संकर अनुपात के नाम से एक संकर अनुपात नाम से जानते हैं। एक संकर से प्राप्त जो अनुपात होता है उसको एक संकर अनुपात नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एक संकर अनुपात कहते हैं। और द्विसंकर अनुपात किसे कहेंगे? द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात का मतलब कितना होता है? द्विसंकर अनुपात द्विसंकर अनुपात चलिए द्विसंकर अनुपात देखिए, द्विसंकर अनुपात का मतलब क्या है? द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात नाम से जाना जाता है। द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपकी ये शब्दावली हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें एक बार संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण को समझा देता हूँ। दोनों पॉइंटों को मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। फिर मेंडल के वंशागति के लिए हम चलेंगे। उद्यान बटर पर जो परीक्षण किया था मेंडल के वंशागति के आंदोलन से करने में प्रभावित था। देखिए जैसे अब आ गया है सबसे पहले मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के मेंडल के वंशागति
मेंडल के वंशागति के नियम में देखिए, जब अज्ञात जीनोटाइप वाली मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण का प्रयोग किया। विपर्यासी लक्षणों से युक्त जो प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो मेंडल ने उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेकस। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेकस, जिस पर मेंडल ने अपने प्रयोगों के द्वारा, मेंडल ने संकरण प्रयोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। नियमों का प्रतिपादन किया। ये नियम क्या कहलाए? मेंडल के वंशागति के नियम, जिन्हें मेंडल के वंशागति के नियम या मेंडल के वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम नाम से, या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? या आनुवंशिकता के नियम नाम से जाना जाता है। और मेंडल के द्वारा प्रतिपादित नियम निम्न है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम कौन कौन से नंबर के, जिसे हम कहते हैं, क्या आप इस नाम से जानते हैं? प्रभाविता के नाम से। दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तीसरा क्या है? पृथक्करण का नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता करना, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अभिव्यूहन का स्वतंत्र अभिव्यूहन का। ये तीनों नियम मेंडल के प्रतिपादित आनुवंशिकता के क्या कहलाते हैं? नियम कहलाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको प्रभाविता के नियम के बारे में, एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। ये प्रभाविता किस पर आधारित है? एक संकर संकरण के नियमों पर।
प्रभाविता का नियम। मेंडल के वंशावली के पॉइंट है हमारा मेंडल के वंशावली मेंडल के वंशावली के नियम में देखेंगे हम ये नियम केवल मेंडल के एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। यह है नियम मेंडल द्वारा सबसे पहले यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। एक संकर संकरण के नियमों पर आधारित। इससे तात्पर्य क्या होता है? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मी पादप होंगे या इसको योग विपर्यासी लक्षणों से युक्त समयुग्मी पादप होंगे। जब एक विपर्यासी लक्षणों से युक्त है एक विपर्यासी लक्षणों से युक्त समयुग्मजी पादपों में ऐसे पादपों में क्या करवाया है? जब एक संकर संकरण कराया जाता है ठीक है, तो एक प्रभावी लक्षण अपने को अभिव्यक्त करता है। तो एक प्रभावी लक्षण अपने को अभिव्यक्त करना, स्वयं को अभिव्यक्त करना। एक कौन सा लक्षण? एक प्रभावी लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है और दूसरा अप्रभावी रहता है। दूसरा लक्षण
प्रभावी अथवा छिपा रहता है, अर्थात दूसरा क्या होता है इसमें, एक तो प्रभावी प्रकट हो जाता है और अप्रभावी छिपा रहता है, यही प्रभाविता का नियम है। जैसे उदाहरण दे देते हैं, लंबे और पौधे पौधे के संकरण से सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे लंबे पौधों में और संकरण करना है सभी पौधे सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं। अब एक बार इसको समझ लें, फिर अपन इसको प्रभाविता के नियम का निरूपण करें। ये नियम करने द्वारा एक संकट संकरण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन पर आधारित है। इस नियम के अनुसार एक लक्षणों से संयुक्त पादपों में एक संकट संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण तो प्रकट हो जाता है, अपने आप को क्या कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है, और दूसरा लक्षण प्रभावी अवस्था छिपा रहता है। यही नियम यानी प्रकट हो जाए जो प्रभावी और जो छुपा रह जाए अप्रभावी, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता के नियम के नाम से जानते हैं। जैसे लंबे पौधों में और पौने पौधों में क्रॉस करा दिया आपस में तो हमारे सामने सारे के सारे क्या हो जाएंगे, संकर लंबे पौधे प्राप्त हो जाएंगे। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल यहाँ हमने लंबे पौधे क्रॉस करा दिया हमने, ये लंबे पौधे का प्रतीक कैपिटल नंबर की, छोटे पौधे का प्रतीक स्मॉल हो गया। ये कौन पौधा हो गया और ये इनको पेरेंट्स के नाम से क्या है। अब इनने एक संकर संकरण दिया है, एक लक्षण को लेकर के लंबापन का लक्षण दिया। इन दोनों को से मान लीजिए इसे निकाल के यहां पे वापस कर देना पड़ेगा और इन दोनों को से क्या प्राप्त होगा, इन दोनों में जो हमने क्या किया संकरण किया है हमारे सामने प्राप्त होने वाले लंबे लक्षण से विषम युग्मजी जीन अनुपात विषम युग्मजी प्राप्त हो गया। और पौधे कैसे प्राप्त हो गए, एफएनपीडी में मिले ये लंबे पौधे F1 पीडी में कैसे प्राप्त हो गए, सारे के सारे लंबे पौधे कैसे संकर है, कैसे पौधे संकर लंबे पौधे F1। इसे ही किस नाम से जानते हैं, इसे ही किस नाम से जानते हैं, इसे हम प्रभाविता के नियम से जानते हैं। अब इसके बाद में जो आ रहा है आपका पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इन दोनों नियमों को मैं आपको कल बताऊंगा और आज के लिए इतना ही।